Hello. In this lecture we shall discuss application of operational amplifier यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करके कौन कौन सी सर्किट डिजाइन की जा सकती है, ठीक ना। इसको इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे सर्किट्स हैं जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बनते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं सर्किट्स पे फोकस करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस फर्स्ट एप्लीकेशन इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट है। हम लोग जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ट्रायंगुलर बॉक्स से डिनोट किया जाता है, जिसमें एक माइनस और एक प्लस, जिसको इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहते हैं। दो इनपुट होते हैं, ठीक ना। इसकी सप्लाई होती है एक प्लस VCC या 15 वोल्टेज कह लीजिए, और दूसरा है माइनस VEE, ठीक है। ये नेगेटिव फीडबैक पाथ मोड में कन्फिगर है, यानी कनेक्ट है, यानी एक रेजिस्टेंस जिसको फीडबैक रजिस्टर कहते हैं RF के थ्रू जो है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट कनेक्ट है आपका। दूसरे इसका नाम है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था, यानी इन्वर्टिंग अगर नाम है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपका इनपुट वोल्टेज अप्लाई होगा, और साथ ही साथ सेकेंड यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है आपका ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तो जितना कॉन्सेप्चुअल हमको पता है, ये सब सारी चीज़ें इस तरह से कनेक्ट हैं सर्किट में। ओके, कंसीडरिंग आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आइडियल कंसीडर करने का मतलब ये हुआ कि इसमें वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, यानी पॉइंट बी पे जो वोल्टेज है वही पॉइंट ए यानी नोड ए पे वोल्टेज हम कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ आइडियल अगर ओपैम है तो इसका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होगा, यानी कोई भी करंट यहाँ नहीं फ्लो होगा, यानी जो भी करंट आपका आ रहा है IA, IB, IC, ये सारा करंट जो आ रहा है ये आपका सभी के सभी जो है फीडबैक पाथ में चला जाएगा। ट्रांजिस्टर के इनसाइड करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है। तो आइडियल ओपैम कंसीडर करने की बात है। तो इसको कंसीडर करने के बाद जो है जो हमारे पास इक्वेशन आएगा, यानी KCL से आएगा इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट IA प्लस IB प्लस IC। देखिए यहाँ पे IA, इस ब्रांच में करंट IA आ रहा है, दूसरे ब्रांच में IB, तीसरे ब्रांच में IC। ये टोटल करंट जो होगा वो IF के बराबर होगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली जो हम लोग जानते हैं उसको लिख लिए हैं इक्वेशन में। अगला क्या है, वोल्टेज एट नोड बी इज जीरो। देखिए नोड बी पे वोल्टेज जीरो कनेक्ट है यहाँ पे, तो ये कह रहा है देयर फॉर बाई यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एट नोड ए इज आल्सो जीरो, यानी बी पे जो है वही वोल्टेज आपका ए पे भी आएगा। तो अब यहाँ पे जो है IA, IB, IC को क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे जीरो वोल्टेज है, यहाँ पे जीरो वोल्टेज है, ए पॉइंट मतलब यहाँ पे सब पे जीरो वोल्टेज है, तो IA क्या होगा, VA माइनस जीरो अपान RA, यानी VA अपान RA करंट IA हो जाएगा, VB अपान RB करंट IB हो जाएगा, VC अपान RC करंट IC हो जाएगा, ठीक ना। तो वही चीज़ें देखिए यहाँ इक्वेशन में लिख दी गया है। देयर फोर VA अपान RA प्लस VB अपान RB प्लस VC अपान RC इज इक्वल टू IF क्या होगा, IF करंट आपका क्या होगा, जीरो माइनस V0, यानी ये जीरो माइनस V0 अपान RF, यानी माइनस V0 अपान RF, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है माइनस V0 अपान RF। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आउटपुट जो आपका आ जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा। सिंप्लीफाई आप कर लेंगे खुद से। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा माइनस RF इंटू VA अपान RA प्लस VB अपान RB प्लस VC अपान RC, ठीक ना। फिर ये आपका एक इक्वेशन आउटपुट इक्वेशन मिल गया, मान लीजिए इक्वेशन 1 है। तो अब कितने तरीके से यूज किया सकता है। सेम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट आपका एवरेजिंग एम्पलीफायर, यानी इन तीनों इनपुट वोल्टेज का एवरेज निकाल देगा, या तीनों का सम कर देगा। VA, VB, VC समर यूज की तरह यूज कर सकते हैं, एडर, ठीक ना। तीनों का सम आउटपुट पे दे सकता है, VA प्लस VB प्लस VC। एवरेज मतलब VA प्लस VB प्लस VC डिवाइडेड बाई 3, एवरेज निकल आएगा, ठीक ना। या स्केलिंग एम्पलीफायर की तरह भी यूज किया जा सकता है, तो यानी एक ही सर्किट को सिर्फ हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करके, इंक्रीज डिक्रीज करके, हम इसको एज ए एवरेजिंग एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हैं, यानी एवरेजिंग एम्पलीफायर यानी तीनों का इनपुट का एवरेज निकाल सकते हैं। समर की तरह यूज कर सकते हैं, तीनों इनपुट का सम
एडिशन हम आउटपुट पे ले सकते हैं, या तीनों को अपने अकॉर्डिंग जो है स्केल कर सकते हैं। तो यह 3 एप्लीकेशन है एक ही सर्किट का। यहाँ पे आप देखिए पहला कंडीशन क्या है, एवरेजिंग एम्पलीफायर। इफ आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू आर सी एंड दिस इज इक्वल टू 3RF, यानी आर ए आर बी आर सी तीनों आपस में बराबर हो, इनकी वैल्यू RF की 3 गुना हो, है ना, फीडबैक रेजिस्टेंस, देन आउटपुट विल बी इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC डिवाइड बाई 3, यानी तीनों का एवरेज होगा। नेगेटिव साइन इसलिए कि आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज किया है, आउटपुट पे नेगेटिव पे आपने इनपुट दिया है तो आउटपुट पे नेगेटिव आएगा साइन, ठीक ना, तो यहाँ आउटपुट पे नेगेटिव साइन आ गया। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ़ RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू RC, तीनों सिर्फ बराबर हैं, ठीक ना, कुछ भी इनकी वैल्यू हो, RF से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, RA RB RC अगर तीनों बराबर, इसमें रख दीजिए इस इक्वेशन में, RA प्लस RB प्लस RC बराबर RF। सॉरी, अगर 3RF है तो एवरेज आएगा, और सिर्फ अगर RF है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीनों का सम हो जाएगा। इसमें रखिए RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू RC इज इक्वल टू RF, यानी RF कैंसिल हो जाएगा, आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ VA प्लस VB प्लस VC, यानी तीनों इनपुट वोल्टेज का सम आपको आउटपुट में मिल गया है, ठीक ना। नेगेटिव साइन आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की वजह से मिला है। तो ये देखिए आपने जो है एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से आपने क्या बनाया है, एवरेज करने वाली सर्किट बनाई, यानी एवरेजिंग एम्पलीफायर भी डिजाइन किया है, समर भी डिजाइन किया है। इसी तरीके से आप जो है इसमें इसी सर्किट को स्केलिंग एम्पलीफायर भी बना सकते हैं, यानी जो आपका आउटपुट आया है, यानी इस सर्किट का जो आउटपुट अभी आपने यहाँ ड्राइव किया है, RF बाहर है, VA अपान RA, VB अपान RE, VC अपान RE, तो RF को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, RF अपान RA, RF अपान RB, RF अपान RC। देखिए यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में यहाँ पे लिखा है V आउटपुट इज इक्वल टू RF अपान RA इंटू VA, RF अपान RB, VB, ये इस तरह से लिखा है। बाई सिलेक्टिंग प्रॉपर वैल्यू ऑफ दिस रेशियो RF अपान RA, RF अपान RB, RF अपान RC, प्रॉपर वेट माइट बी गिवन टू ईच इनपुट, यानी किसी भी तरीके से इसको स्केल कर सकते हैं, बस इस रेशियो को आप जो है प्रॉपरली चूज करना है। ओके, सेकेंड इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सेकेंड आपका है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अभी हम लोगों ने इन्वर्टिंग पढ़ा, अब ये जो है आपका नॉन इन्वर्टिंग। तो नॉन इन्वर्टिंग में क्या है, इनपुट वोल्टेज हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और इन्वर्टिंग को आपने ग्राउंड कर दिया। फीडबैक रेजिस्टेंस अपनी जगह है, ठीक ना, सप्लाई भी लगा दीजिए आप, माइनस सप्लाई, यहाँ पे आपका प्लस सप्लाई। इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ और कंसीडर कीजिए, यहाँ पे जितने रेजिस्टेंस पहले से ही हमने जो है R कॉमन ले लिया है, यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल पे जितने भी कनेक्शन हुए हैं सबका रेजिस्टेंस इक्वल है। तो इस केस में जो नॉन इन्वर्टिंग के केस में हमको पता है हमारा आउटपुट क्या होता है। नॉन इन्वर्टिंग के केस में हमारा आउटपुट होता है जो है इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई गेन। गेन हमारा क्या होता है नॉन इन्वर्टिंग केस में 1 प्लस RF अपान R1। इसको हम लोग पिछले लेक्चर में निकाले थे कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन क्या होता है। और इनपुट VA प्लस VB प्लस VC डिवाइड बाई 3, क्योंकि आपने तीनों रेजिस्टेंस सेम ले लिया है तो ये डिवाइड बाई 3 आएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये पॉइंट आपका ग्राउंड है, यानी यहाँ से देखिए ग्राउंड है ना, तो यहाँ पे भी आपका वैल्यू आएगा वर्चुअल कॉन्सेप्ट से, आपका यहाँ पे आएगा यानी पॉइंट A पॉइंट B, पॉइंट B भी आपका ग्राउंड होगा, वर्चुअल ग्राउंड। और यहाँ से जब आप KCL अप्लाई करेंगे तो आपको जो है फाइनली ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक ना, VA प्लस VB प्लस VC, क्योंकि तीनों इक्वेशन तीनों रेजिस्टेंस आपका सेम है, ठीक है। तो इससे भी आप जो है एवरेजिंग एम्पलीफायर देखिए बन गया, ये ऑलरेडी एवरेजिंग एम्पलीफायर ही है,
VA VB VC का जो है डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो एवरेज बन जाएगा, और ये इसका जो है गेन है, एम्पलीट्यूड इतना बढ़ जाएगा। दिस सर्किट इज एम्पलीफाइंग द एवरेज ऑफ 3 सिग्नल बाई गेन 1 प्लस RF/R1 बाई मेकिंग 1 प्लस RF/R1 इज इक्वल टू 1 द सर्किट विल वर्क एज एवरेजर। यानी ये जो आपका गेन है अगर इसको 1 कर दें, ठीक ना, कुछ इस तरह से चूज कर लें आप कि ये जो है RF/R1 जो है आपका 1 प्लस RF/R1 जो है टोटल टोटल वैल्यू जो इक्वल टू 1 आ जाए, यूनिटी आ जाए, तो एवरेजर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप क्या करेंगे, इसी गेन को, इस जो ब्रैकेट में गेन इसको 3 कर दें, यानी ये 3 कट जाएगा तो टोटल समर हो जाएगा। जैसे देखिए उन्होंने मान लिया है इफ़ R1 प्लस RF/R1 इक्वल टू 3 दैट इज RF इक्वल टू 2R1, RF इक्वल टू 2R1 हो जाए तो R1 कट जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। देन सर्किट प्रोवाइड सम ऑफ द 3 इनपुट सिग्नल, यानी सर्किट पे आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, पहला इनपुट प्लस सेकेंड इनपुट प्लस थर्ड इनपुट, तीनों का सम आपको मिल जाएगा। यानी ये आपका सर्किट जो है समर की तरह बिहेव करेगा, इट विल वर्क एज ए समिंग और एडर, ऐसे कह सकते हैं आप। तो आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग दोनों कंडीशन में एवरेजिंग एम्पलीफायर डिजाइन किया, समर यानी एडर सर्किट डिजाइन किया, और आप जो है अब पढ़ेंगे सब्सट्रैक्टर। एक्चुअली सब्सट्रैक्टर को डिजाइन करने के लिए हमको डिफरेंशियल मोड में जो है कॉन्फ़िगर करना होता है ओप-एम्प को। डिफरेंशियल मोड कंडीशन मतलब है दोनों इनपुट पे आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इनपुट दोनों टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक ना। इन्वर्टिंग में सिर्फ इन्वर्टिंग पे अप्लाई किया था, नॉन इन्वर्टिंग में सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपने अप्लाई किया था। डिफरेंशियल मोड में दोनों पे आपको इनपुट अप्लाई करने का। तो ये आपने सप्लाई प्लस VCC और माइनस VEE, ये सप्लाई आप यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए डिफरेंशियल सर्किट ये आपकी जो डिजाइन हुई। डिफरेंशियल सर्किट में एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे जितने रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं सभी इक्वल हैं। फीडबैक रेजिस्टेंस भी आ रहा है, ये इनपुट 1 के साथ भी आ रहा है, इनपुट 2 के साथ भी आ रहा है, और यहाँ पे ग्राउंड के साथ भी आ रहा है, सब इक्वल रेजिस्टेंस है, ठीक ना। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेगा, देखिए आउटपुट पे इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया जैसे हमने नॉन इन्वर्टिंग में किया था कि पहले एक बार एक इनपुट की वजह से जो आउटपुट आएगा उसको हम कहेंगे V01 पहले इनपुट, यानी जो हमने सिर्फ VA अप्लाई किया है और VB को 0 कर दिया है, VA को अप्लाई किया VB को 0 किया है, तो पहला आउटपुट आपका है। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे हम कि सेकेंड इनपुट अप्लाई करेंगे, फर्स्ट को अगर हम 0 मान लेंगे तो ये आएगा V आउटपुट 2, यानी सेकेंड इनपुट के कारण जो आउटपुट आएगा, दोनों को सम कर देंगे तो ओवरऑल आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमने को पता है, इसको एक्चुअली जानते हो क्या कहते हैं, इसको सुपरपोजिशन थ्योरम प्रिंसिपल कहते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या है कि पहले इनपुट की वजह से आउटपुट देख लेते हैं दूसरे को 0 मान करके, फिर दूसरी कंडीशन में दूसरे इनपुट की वजह से आउटपुट देख लेते हैं ना, पहले को 0 मान करके। यानी एक बार ये अप्लाई करेंगे ये 0, एक बार ये अप्लाई करेंगे ये 0, तो दोनों आउटपुट जब अलग अलग निकलेगा दोनों आउटपुट को अलग अलग जोड़ देंगे, वो ओवरऑल जो है आउटपुट हो जाएगा। इसको कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। तो V0 यानी पहले इनपुट की वजह से जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा माइनस RF यानी फीडबैक रजिस्टर बटा R1, यानी कि दोनों सेम है तो इसलिए हो जाएगा माइनस VA। तो ये आपका ये आ गया। इसी तरीके से दूसरे कंडीशन में जो आपका आउटपुट आएगा, दूसरे कंडीशन में आपका आएगा, चूंकि ये नॉन इन्वर्टिंग है तो यहाँ पे जो है ये कंडीशन चेंज हो जाएगा। गेन का जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस R/R, RF/R, यानी दोनों इक्वल हैं RF और R1, तो यहाँ R/R हो जाएगा। तो 1 प्लस R/R दोनों को डिवाइड करेंगे जब आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 = 2, लेकिन यहाँ V2 है। एक चीज़ ध्यान रखना है अभी कि हमने बताया कि यहाँ पे ये VB आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन फार्मूले में इक्वेशन आएगा ये V2 है, ये इस पॉइंट पे जो है जो वोल्टेज है, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज अलग से आपको निकालना पड़ेगा। हमने बताया था वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग अगर इस पॉइंट पे वोल्टेज निकालना है तो आपको क्या करना है, R/R
आर प्लस आर, यानी इस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम। तो V2 आप निकालेंगे, देखिए V2 आप निकालेंगे आर अपान आर प्लस आर VB, ठीक ना। फिर उसके बाद इसको ले जाके V2 के जगह पे पुट करेंगे, तो ये आपका 1 + 1 आया 2, और ये भी 1 + 1/2, यह आ जाएगा 1/2 इंटू VB, 2 कैंसिल है, यानी आपका सेकंड आउटपुट आएगा VB। जब दोनों को ऐड करेंगे दोनों आउटपुट को, यानी ओवरऑल आउटपुट इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस VA, यानी ये डिफरेंशिएटर कितना वर्क करेगा ये सर्किट, ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्टर डिजाइन कर लेंगे, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिखा है, लेकिन जो बातें बताई डिस्कस किया उसको भी आपको लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेटर। आप लोग हाई स्कूल इंटर में जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किए होंगे। जैसे इंटीग्रेशन जब करते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी वैल्यू मान लो x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, मान लो dx कर दिया, तो ये मैथमेटिकली आप लोग करते आए हैं। लेकिन इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो हार्डवेयर सर्किट है वो अब आज डिजाइन करेंगे आप, ठीक ना। इस जैसे आपको x + y करना है तो इसके लिए एडर होगा, x - y करना है तो इसके लिए सर्किट जो होगा वो सब्सट्रैक्टर होगा। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको इंटीग्रेटर सर्किट डिजाइन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटर सर्किट किस तरह से डिजाइन है, यूजिंग ओपैम यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कुछ नहीं करना है आपको, आपको पता है कि ये ओपैम ट्रायंगुलर सर्किट होता है, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग, यानी नेगेटिव पॉजिटिव। नॉन इन्वर्टिंग को आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए, इन्वर्टिंग को एक रेजिस्टेंस से, और फीडबैक में आप एक कैपेसिटर लगा दीजिए। इसके पहले जितने सर्किट हम लोग डिस्कस किए हैं, फीडबैक सर्किट में क्या होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगता था, रजिस्टर लगता था, लेकिन यहाँ पे अब की बार हमने कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर लगा देंगे तो ये इंटीग्रेटर की तरह बिहेव करेगा। देखिए कितनी सिंपल सर्किट है। आइए इसके एनालिसिस करें कि कैसे इंटीग्रेट करेगा। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि जो इसके इनपुट पे अप्लाई किया गया है, इनपुट पे AC सिग्नल अप्लाई किया है, जो कि आपका क्या है Vin इनपुट पे अप्लाई किया गया है, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ Vin, ठीक ना, और टाइम के रेफरेंस में dt, ये मिलना चाहिए हमको। देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आइए ओके, ओपैम को हमने आइडियल कंसीडर किया है, इसलिए वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा, यानी V2 पे वोल्टेज V1 पे वोल्टेज हम सेम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लिया गया है V1 = V2 = 0, ठीक है। अब आप अप्लाई करेंगे KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ एट V1, इस नोड पे अप्लाई करेंगे, यानी वही बात है, इनकमिंग करंट = आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट = आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट क्या है आपकी, इसको मान लीजिए आप I1, इसको मान लीजिए आप I2, ठीक ना। तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग I1 = I2 होना चाहिए। तो I1 क्या है, यहाँ देखिए दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, यानी Vin माइनस V1 आपका 0, यहाँ से पहले 0 आप मान ही चुके हैं वर्चुअल ग्राउंड से, तो आपका Vin - 0, देखिए यहाँ पे Vin - 0 डिवाइडेड बाई R1, Vin - 0 डिवाइडेड बाई R1, ये आपका करंट I1 हो गया। दूसरी तरफ क्या है, आपको पता है कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट होता है, अगर कोई एक कैपेसिटर है, ये मान लेते हैं कोई एक कैपेसिटर है, इसके क्रॉस वोल्टेज आपको पता है, मान लेते हैं वोल्टेज आपका V है और करंट इसमें I फ्लो हो रहा है, तो करंट I = होता है, और इसकी कैपेसिटिव वैल्यू C है। तो कैपेसिटर के करंट वैल्यू हम लोग जानते हैं, हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे, या कैपेसिटर की डिफिनेशन जब पढ़े थे तभी हम लोग को पता है कि कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो I = C × dV/dt, ये चीज़ हम लोग जानते हैं हाई स्कूल इंटर से, है ना। तो कैपेसिटर में करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे आपका कैपेसिटर है तो इसमें करंट क्या फ्लो होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है 0 माइनस V आउटपुट V0, ठीक ना। तो यहाँ पे करंट हो जाएगा आपका CF dy 0 माइनस V0/dt, देखिए यहाँ पे लिखा है C × d 0 माइनस V0/dt। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने का मतलब जो है C को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 1/RC, ठीक ना।
ये जीरो माइनस मतलब माइनस वी टी, माइनस को भी बाहर निकालेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस। और दो इस तरह डिफ्रेंसिएशन है तो दोनों तरफ का अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो डिफ्रेंसिएशन खत्म हो जाएगा, यानी आउटपुट इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आउटपुट बचेगा, डी बाई डी टी खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा ओवरऑल इंटीग्रेशन 1/RC इंटीग्रेशन ओवर वी इनपुट डी टी। आर और सी कांस्टेंट इसलिए आपका इंटीग्रल से बाहर आ गया है, माइनस साइन आपका अपने यहाँ पे आ गया है क्योंकि आपने यहाँ इन्वर्टिंग टर्मिनल यूज किया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका आ गया, यही आपका इनपुट सिग्नल का इंटीग्रेशन आपको प्रोवाइड करेगा जो कि आउटपुट में मिलेगा। ठीक ना, तो ये आपका इंटीग्रेटर का जो है हार्डवेयर सर्किट है। इसमें कुछ चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे R1C इक्वल टू का टाइम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेटर सर्किट। ये RC जो है ये टाइम कांस्टेंट है इस इंटीग्रेटर सर्किट का। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंटीग्रेटर, जो सर्किट अभी आपने डिजाइन किया इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना कंपलसरी है, यानी T मस्ट बी ग्रेटर देन R1C। T कहाँ, जो यहाँ पे T क्या है, T इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल। जो इनपुट पे सिग्नल आपने अप्लाई किया है VI Vin, इस सिग्नल का टाइम पीरियड जो है तो वो T होता है। और R1C क्या है, टाइम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेटर सर्किट, यानी टाइम पीरियड इनपुट सिग्नल का आपका बड़ा होना चाहिए टाइम कांस्टेंट इंटीग्रेटर के टाइम कांस्टेंट से। ठीक है, तो इस सर्किट डिजाइन करने के बाद कुछ लिमिटेशन मिला है। वो लिमिटेशन क्या है, दो लिमिटेशन है। जैसे पहला, इन एब्सेंस ऑफ इनपुट द आउटपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर विल वर्क ऑन ओपन लूप कंडीशन। यानी ये जो सर्किट आपने अप्लाई किया है, जो सर्किट डिजाइन किया है आपने, कहाँ गया, यहाँ पे है, ये जो इंटीग्रेटर के सर्किट आपने डिजाइन की है, अगर इनपुट जब जीरो है अप्लाई नहीं किया गया है तो ये आपका ओपैम जो है क्या ना, ये कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी ओपन लूप कंडीशन में आपका चला जाएगा ओपैम, जबकि हमें फीडबैक कंडीशन में रखना है। ठीक ना, तो ये एक लिमिटेशन प्रॉब्लम है क्या। एंड सोज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नॉइज, यानी अगर ओपन लूप कंडीशन में चला जाएगा तो फिर ये नॉइज जो है प्रोड्यूस करेगा। एक तो प्रॉब्लम ये, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इट आल्सो हैज लो फ्रिक्वेंसी रोल ऑफ प्रॉब्लम। तो इन दोनों प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, मॉडिफाइड सर्किट है। प्रैक्टिकल ओपैम, प्रैक्टिकल ओपैम इंटीग्रेटर, यानी प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर क्या होगा, बोथ लिमिटेशन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आर बाय एडिंग ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू कैपेसिटर। यानी पहले जो इनिशियल सर्किट आपकी थी सिर्फ फीडबैक पाथ में एक कैपेसिटर था, अब इसी के पैरेलल में एक फीडबैक रजिस्टर भी अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो ये जो दोनों लिमिटेशंस हैं, ये जो है जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक ना, तो अगर आपसे जो है एग्जाम में पूछा जाए कि आप एक इंटीग्रेटर को डिज़ाइन कीजिए और ड्राइव कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पूरी बात लिखेंगे। सबसे पहले आप इस इंटीग्रेटर को सिर्फ कैपेसिटर के साथ आप जो है सर्किट बनाएंगे और ये डेरिवेशन पूरा करेंगे, और इसके बाद जो है इस लिमिटेशन को भी आप लिखेंगे, ये जो लिमिटेशन है इन सारी बातों को लिखेंगे, फिर फाइनल सर्किट आप ये डिज़ाइन करेंगे और ये बताएंगे ये आपका ये एक्चुअल इंटीग्रेटर है, ये आपका जो है इंटीग्रेटर सर्किट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टू डिजाइन डिफरेंशिएटर। ऐसे x का डी बाई डी टी निकालते थे किसी फंक्शन का, मान लीजिए फंक्शन अगर ये x का फंक्शन है या t का फंक्शन है तो उसको डी बाई डी टी निकालते थे। ये मैथमेटिकली हम लोग तो बहुत करते आए हैं, लेकिन इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो हार्डवेयर सर्किट डिजाइन करना है वही आपका है डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर सर्किट में क्या देखिए, पिछली सर्किट जो हम लोगों ने बनाया था उसमें थोड़ा सा खाली डिफरेंस है। ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये नेगेटिव सप्लाई है VEE, एंड वी हैव कनेक्टेड ये इनपुट वोल्टेज टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल थ्रू ए कैपेसिटर। कैपेसिटर और रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर दी। जब यहाँ फीडबैक पाथ में कैपेसिटर था तो इंटीग्रेटर था, और यहाँ पे सीरीज पाथ में अगर ये जो है कैपेसिटर लगा देंगे तो डिफरेंशिएटर की तरह काम करेगा। ठीक ना, बाकी नॉन इन्वर्टिंग यानी पॉजिटिव टर्मिनल को आपको ग्राउंड करना है। थोड़ा सा चेंज है इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर में, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर थोड़ा सा इसको याद रखेंगे कि कैपेसिटर का पोजीशन चेंज करने से इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर आपका चेंज हो जाता है, तो बस आपको याद रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है,
सेमेस्टर में तो आता ही आता आपके। ओके, आउटपुट वोल्टेज डिफरेंशियल ऑफ इनपुट वोल्टेज, डिफरेंशिएटर के डेफिनेशन है। यहाँ पे भी वही यूज किया गया है। वर्चुअल अगर आइडियल अगर आपका जो है ये ओपैम है तो यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज होगा, यानी V1 पे अगर V2 पे 0 वोल्टेज है तो इस वोल्टेज को हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं V1 पे। यानी फिर वही बात, इनकमिंग करंट आपकी I1 इक्वल टू आउट गोइंग करंट I2 होगा। जैसे हम हमेशा यूज करते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दूसरा KCL लगाते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। यानी आपकी जो करंट, इनकमिंग करंट इस नोड पे और इस नोड से बाहर जाने वाली आउटगोइंग करंट जो है दोनों इक्वल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे सेम है आपका I1 इक्वल टू I2 आपने कंसीडर किया, तो I1 निकालिए। कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट आपको पता है क्या होता है, कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट आपकी होगी C इंटू dV/dt। ये हाई स्कूल इंटर से आप पढ़ते हैं। यहाँ पे V आपका क्या है, V इन है, आपने जो अप्लाई किया V इनपुट। दिस विल बी इक्वल टू I2 करंट क्या है, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, यानी 0 माइनस V आउटपुट, यानी 0 माइनस को सिर्फ माइनस आप लिख दो या ठीक लिख दो, 0 माइनस V नॉट या V आउटपुट डिवाइडेड बाई RF। या इसको और सरल करेंगे आप तो आपका ये हो जाएगा V नॉट इक्वल टू RF इंटू C dV/dt इन है ये। तो देखिए यही आपका फाइनल आ गया है, माइनस साइन के साथ जो है आपका माइनस RF C dV/dt, ये आपका डिफरेंशिएटर का आउटपुट आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी लिमिटेशन है, इंटीग्रेटर की तरह डिफरेंशिएटर सर्किट में भी लिमिटेशन है, उसको डिस्कस करेंगे आगे। देखते हैं क्या लिमिटेशन है। दिस डिफरेंशिएटर हैज हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज। ये जो भी आपने डिजाइन किया डिफरेंशिएटर, इसकी प्रॉब्लम ये हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज इसमें होता है, ठीक ना। नाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम लेट अस यूज प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर। प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर में क्या करेंगे हम, कैपेसिटर के साथ सीरीज में एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया गया और कुछ नहीं। जो आपकी ओवरऑल सर्किट थी उसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया गया, ये जो हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज का प्रॉब्लम है वो आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपकी जो है प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर सर्किट है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, T इज ग्रेटर देन और इक्वल टू RFC, फिर T इज द टाइम पीरियड। ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए डिफरेंशिएटर को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। जहाँ पे T आपका टाइम पीरियड ऑफ अप्लाइड सिग्नल जो आपने इनपुट पे अप्लाई किया है, इसका टाइम पीरियड है। RFC इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएटर सर्किट, ये सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ओपैम का अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस इज यूनिट फॉलोवर और वोल्टेज फॉलोवर। इसको वोल्टेज फॉलोवर के नाम से भी जाना जाता है, यूनिट फॉलोवर। यूनिट फॉलोवर का गेन जो होता है यूनिटी होता है, ये ध्यान रखना है, मतलब इसका डेफिनेशन भी होता है। इट इज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ यूनिटी गेन। यूनिट फॉलोवर क्या होता है, इट इज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ यूनिटी गेन। तो इसको देखो सर्किट कैसे डिजाइन किया गया है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई किया गया है और इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया गया रेजिस्टेंस के थ्रू, और फीडबैक में जो है डायरेक्ट एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। फीडबैक रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, ठीक ना। अगर डायरेक्ट आप आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट कर देंगे एक वायर के थ्रू तो इसको कहते हैं यूनिटी फीडबैक एम्पलीफायर या यूनिट फॉलोअर या वोल्टेज फॉलोअर, इसके 3-4 नाम हैं, ठीक है। आप जानते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के केस में गेन का फार्मूला ये हम लोग ड्राइव कर चुके हैं कई बार। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन का फार्मूला था 1 + RF/R1, लेकिन इस सर्किट में RF की वैल्यू 0 है। देखिए आपने यहाँ कनेक्ट ही नहीं किया तो यहाँ 0 रख देंगे तो गेन आपका आ जाएगा सीधे 1, ठीक ना। तो ये आपका जो है यूनिट फॉलोअर सर्किट बन गई, प्रूव भी हो गया और इसका गेन के लिए आपने ड्राइव कर लिया। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट प्रोवाइड 0 फेज शिफ्ट। हाँ, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो कोई फेज शिफ्ट आउटपुट में नहीं मिलेगा, यानी प्लस सिग्नल अप्लाई किया तो प्लस ही मिलेगा, पॉजिटिव सिग्नल ही मिलेगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखिए क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज है इनपुट रेजिस्टेंस इज लार्ज, आउटपुट रेजिस्टेंस इज स्मॉल एंड गेन इज यूनिटी, फेज डिफरेंस और फेज शिफ्ट इज 0 डिग्री। इसका एप्लीकेशन कहाँ है,
एप्लीकेशन ऑफ यूनिट फॉलोअर सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट इसलिए बार बार इसको पढ़ा जा रहा है कि इसका एप्लीकेशन बहुत है। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है? इट इज़ यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ बफर और बफर एम्पलीफायर, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, फर्स्ट ऑर्डर बैंड पास फिल्टर। एक्चुअली देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है, मैक्सिमम एप्लीकेशन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन उसका 90 to 99% एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है। मीन्स आपका जो इनकमिंग सिग्नल है वो एनालॉग होता है, लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है वो डिजिटल होता है, और जो मॉनिटर पे आता है वो भी आपका एनालॉग सिग्नल होता है। यानी मान लें कि स्पीकर की बात, अगर हम अपनी आवाज़ को जो है प्रोसेस करना चाहते हैं तो हमारी जो वॉइस है वो एनालॉग सिग्नल है, कंप्यूटर के अंदर जाएगा वो डिजिटल में प्रोसेस होगा, फिर अगर स्पीकर पे हमें सुनना है तो फिर से वापस हमको उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो है एक सर्किट यूज होता है ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और इस सर्किट को डिजाइन करने में सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज होता है, और सैंपल एंड होल्ड सर्किट को डिजाइन करने में यूनिट फॉलोअर सर्किट का यूज होता है। इसलिए ये जो है हमको पढ़ना और समझना इंपॉर्टेंट है, यूनिट फॉलोअर सर्किट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सैंपल एंड होल्ड सर्किट की। सैंपल एंड होल्ड सर्किट, दिस सर्किट इज यूज्ड इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट। ठीक है ना, सैंपल होल्ड सर्किट कहाँ यूज होता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। It is used to sample an analog signal for a short interval of time, means for the time of 1 microsecond to 10 microsecond, and to hold on its last sampled value until the input signal is sampled again. एक्चुअली ये जो आपका एनालॉग सिग्नल होता है, जैसे आप लोग ये करते हैं, ठीक ना, मान लेते हैं ये हमारा एनालॉग सिग्नल है और इसको फाइनल हमको 1-0 में कन्वर्ट करना है, फाइनली डिजिटल में 1-0 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इस एनालॉग सिग्नल को यानी कॉन्टिन्यूस सिग्नल को पहले डिस्क्रीट सिग्नल में तोड़ा जाता है, सैंपल किया जाता है। ठीक ना, इसको छोटे छोटे सैंपल्स में तोड़ा जाता है। इसको आप दूसरे कलर के पेन से देखते हैं, छोटे छोटे सैंपल्स में तोड़ा जाता है। यानी जो आपका कॉन्टिन्यूस सिग्नल था वो डिस्क्रीट सिग्नल, डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पे सिग्नल है बीच में नहीं, फिर सिग्नल है, फिर यहाँ पे सिग्नल है बीच में सिग्नल नहीं है, फिर यहाँ पे सिग्नल है बीच में नहीं। तो इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है और उसके बाद इसको क्वांटाइज किया जाता है। ठीक ना, सैम्पलिंग किया जाता है यानी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, फिर इसको क्वांटाइज किया जाता है, फिर उसको क्वांटाइजर के बाद ये आपको जो 1-0 फॉर्मेट में आउटपुट मिलता है। तो हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बताने नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस करने में, नहीं सैंपल करने में और इस सैंपल्स को जो है इक्वल बनाने में। यानी देखिए जैसे एक सैंपल यहाँ बनाएंगे आप, तो यहाँ पे इसका टॉप जो होगा कुछ टिल्ट होगा, इस टिल्ट को ख़त्म करके इसको एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल बनाने में, यानी इसका जो लेवल है अपर लेवल, इसको इक्वल लेवल में करने के लिए होल्ड सर्किट का यूज किया जाता है। यानी इस कॉन्टिन्यूस सिग्नल को तोड़ने में, सैंपल करने में, ब्रेक करने में और इसका टॉप को जो है कांस्टेंट बनाए रखने में होल्ड सर्किट का यूज किया जाता है। ठीक ना, तो यही सैंपल एंड होल्ड सर्किट जो है आपका यूनिट फॉलोअर सर्किट, यूनिट गेन फॉलोअर सर्किट से यूनिट फॉलोअर सर्किट से डिजाइन किया जाता है। बस यही हमको डिस्कस करना है। तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट का जो है डिजाइन देखिए, फिगर क्या है, ये कि यूनिट फॉलोअर सर्किट है जो कि नॉन इन्वर्टिंग होता है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपने इनपुट अप्लाई किया है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे यूनिटी फीडबैक दे दिया है, आपने सिंपल वायर से आउटपुट को कनेक्ट कर दिया है। तो यूनिट फॉलोअर यहाँ तक होगा, ये आपका यहाँ पे यूनिट फॉलोअर सर्किट हो गया। अब इसमें क्या किया आपने, एक मॉसफेट कनेक्ट कर दिया है और एक कैपेसिटर। तो मॉसफेट देखिए कैसे जो है इसको एनालॉग सिग्नल को, ये जो इनपुट सिग्नल एनालॉग सिग्नल है, मॉसफेट कैसे इसको ब्रेक करेगा। मान लीजिए एनालॉग सिग्नल ये जो आपने अप्लाई किए, ये इनपुट पे है, इसको इनपुट पे अप्लाई करेंगे और एक कंट्रोल सिग्नल हम गेट पे अप्लाई करेंगे। कंट्रोल सिग्नल ये डिसाइड करेगा, यहाँ पे एक्चुअली एक जो है आपका ये इस तरह से ट्रिगर सिग्नल की तरह यूज होता है कंट्रोल पे। तो ये डिसाइड करता है कि हमको जो सैंपल बनाना है, यानी छोटा छोटा जो ब्रेक करना है, ये एनालॉग सिग्नल का अगर एक छोटे से ब्रेक करना है तो इसके जो एक सैंपल की विड्थ कितनी हो, यानी एक सैंपल की साइज क्या हो, वो ये साइज डिसाइड करते हैं कंट्रोल गेट सिग्नल तैयार करते हैं। यानी इनपुट पे जब हम अप्लाई करेंगे, यानी गेट जब अप्लाई करेंगे तो इनपुट का जो भी इनपुट पे अप्लाई किए हैं वो आउटपुट पे आपका चला जाएगा। मॉसफेट अगर ऑपरेशन आप लोग जानते होंगे, यानी गेट अगर
पे 1 है यानी हाई सिग्नल है, तो इनपुट पे जो भी है वो आउटपुट पे ट्रांसफ़र कर देगा। अगर गेट पे लो है तो ये ऑफ हो जाएगा, यानी इनपुट का आउटपुट पे नहीं जा पाएगा। तो यानी जब ये ऑन है इतने समय के लिए, तो इनपुट का इतना पार्ट जो है आपका, ये इतना पार्ट इनपुट का आउटपुट पे चला जाएगा। फिर जब ऑफ हो जाएगा तो आपका आउटपुट पे कुछ नहीं जाएगा। फिर दूसरा सैंपल जब आएगा, दूसरा ट्रिगर आएगा, तो दूसरा सैंपल आपका जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक ना। और ये एक सैंपल जो आएगा तो कैपेसिटर उसको होल्ड करके रखेगा। कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इफेक्ट होता है ना, तो इसका टाइम कांस्टेंट इस तरह से रखेंगे कि जब तक दूसरा सैंपल इधर से ना आए तब तक पहले सैंपल को ये होल्ड करके रखे, और यूनिट फॉलोअर सर्किट उसको जो है बफर की तरह जो है होल्ड करेगा और आउटपुट पे सेंड करेगा। तो ये इसका आपका टोटल सैंपल एंड होल्ड सर्किट का ऑपरेशन है और वर्क है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कंपैरेटर। ये आपका ओपैम से हम कंपैरेटर बनाते हैं, लेकिन कंपैरेटर बनाने के लिए हम ओपैम का जो यूज करते हैं वो ओपन लूप कंडीशन में यूज करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे फीडबैक सर्किट में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है ओपन लूप कंडीशन में क्या होता है। यहाँ पे सप्लाई भी कनेक्ट कर दीजिए, ये माइनस VEE और ये प्लस VCC। यहाँ पे एक कंपैरिजन करने के लिए क्या होता है, एक कोई रेफरेंस वैल्यू हो और जिसको कंपैरिजन करना हो, ठीक ना। तो रेफरेंस वैल्यू को आपने एक इनपुट पे अप्लाई कर दिया, दूसरे इनपुट पे जो उसको आपको कंपैरिजन करना है कि रेफरेंस से ज़्यादा है कि कम हो, उस पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आउटपुट पे आपको मिलेगा इन दोनों का कंपैरिजन, मतलब रेफरेंस से बड़ा है छोटा है। आपको पता है ओपन लूप कंडीशन में आउटपुट पे इसका जो गेन होता है तो इनफाइनाइट होता है एम्पलीफायर का ओपन लूप कंडीशन में, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो या तो पॉजिटिव सप्लाई वैल्यू हो सकती है प्लस VCC, अगर आपका रेफरेंस से बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस VCC हो सकता है, या अगर जो है इसका छोटा है तो ये माइनस VEE। यानी आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेगा पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव, पॉजिटिव सप्लाई से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, नेगेटिव सप्लाई से कम कुछ नहीं मिलेगा। यानी इसी पॉजिटिव सप्लाई नेगेटिव सप्लाई के बीच का जो वैल्यू होगा वो आपको आउटपुट में मिलेगा। तो कंपैरेटर में ओपन लूप कंडीशन में आपका ओपैम सैचुरेशन मोड में काम करता है। सैचुरेशन का मतलब या तो प्लस VCC आपको आउटपुट में मिलेगा या आपको माइनस VE आउटपुट में मिलेगा, बीच का कुछ नहीं मिलेगा, ठीक ना। जैसे इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, मान लीजिए 0 है और ये आपका प्लस VCC है और ये आपका माइनस VEE है। तो आउटपुट पे आपको क्या है, या तो पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, पॉजिटिव सैचुरेशन, या सिर्फ नेगेटिव सैचुरेशन। तो यही स्क्वायर वेव में आपको जो है सिग्नल मिलेगा, पॉजिटिव सैचुरेशन नेगेटिव सैचुरेशन, यही आपको सिग्नल आउटपुट पे मिलेगा। तो इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ओपन लूप कंडीशन है। तो कंपैरेटर में हमको देखना है कि अगर आपका रेफरेंस है, रेफरेंस से ज़्यादा हुआ इनपुट तो पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगा, और रेफरेंस से कम हुआ नेगेटिव सैचुरेशन मिलेगा। बस फॉर कंपैरेटर ओपैम इज ऑपरेटेड अंडर ओपन लूप सर्किट। ओके, ये सर्किट बनाएंगे आप। अच्छा, ये जो कंपैरिजन है आप दो तरीके से कर सकते हैं, यानी नॉन इन्वर्टिंग मोड में भी कर सकते हैं और इन्वर्टिंग मोड में भी कर सकते हैं। नॉन इन्वर्टिंग मोड में इनपुट आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाएंगे, रेफरेंस को नेगेटिव टर्मिनल पे लगाएंगे। इसी तरीके से इन्वर्टिंग में इनपुट आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाएंगे और सेकंड वाले को जो आप रेफरेंस वोल्टेज दे देंगे। किसी एक में कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 देखिए, पहले में क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग केस में व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड टू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल द आउटपुट ऑफ कंपैरेटर इज लॉजिकली 1 ओनली व्हेन V इनपुट इज ग्रेटर देन रेफरेंस। यानी V इनपुट रेफरेंस से जब बड़ा होगा तो आपको लॉजिक 1 यानी पॉजिटिव सप्लाई प्लस VCC मिलेगा। इसको जो हम मैथमेटिक्स में यहाँ लिखे हैं, इफ़ V इनपुट इज ग्रेटर देन रेफरेंस देन V आउटपुट इज इक्वल टू लॉजिकली 1, आउटपुट इज इक्वल टू लॉजिकली 1, या इसको प्लस VCC कह सकते हैं। इफ़ V इनपुट इज लेस देन और इक्वल टू V रेफरेंस देन आउटपुट इज इक्वल टू 0, यानी लॉजिकली 0, या इसको कहेंगे माइनस VE नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज। इसी तरीके से व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड टू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, यानी नॉन इन्वर्टिंग मोड में, तब क्या होगा यहाँ, इफ V इनपुट इज लेस देन रेफरेंस देन आउटपुट इज इक्वल टू 0, यानी ये इनपुट टर्मिनल रेफरेंस से कम है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा,
1। देखिए पॉजिटिव वाला टर्मिनल पे अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो आउटपुट आपको जो है 1 मिलेगा, और नेगेटिव वाला अगर ज़्यादा है तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। सिंपल ऐसे सोचिए, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज अगर ग्रेटर देन नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज, देन आउटपुट विल बी 1 आर पॉजिटिव सप्लाई प्लस VCC, अदरवाइज VEE। और अगर नेगेटिव वाला ज़्यादा है तो माइनस VEE मिलेगा आपको। अगर V इनपुट नेगेटिव टर्मिनल पर है, नेगेटिव टर्मिनल का वैल्यू अगर आपका ज़्यादा है रेफरेंस से, तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। तो ये कंपैरेटर का ऑपरेशन आपने देख लिया। आपको ये एग्जाम में अगर कंपैरेटर पूछा जाता है तो कोई एक सर्किट बना करके इसका ये कंडीशन आप लिख दीजिएगा, तो यहाँ से कंपैरेटर डिजाइन होगा। ये लास्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रैक्टिकल ऑप एम्प। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, यानी पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज, नेगेटिव इनपुट वोल्टेज, पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज, नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट आउटपुट में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। यानी अगर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लीनियर रीजन कहते हैं, या यहाँ से आपका नेगेटिव साइड में ये लीनियर रीजन है। टोटल आपका जो है नेगेटिव सैचुरेशन से पॉजिटिव सैचुरेशन तक का जो फील्ड इनपुट रीजन है इसको कहते हैं लीनियर रीजन। यानी अगर इनपुट की वैल्यू इसके अंदर है तब तो आउटपुट लीनियरली इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर इस रीजन के बाहर है तो आउटपुट आपका पॉजिटिव सैचुरेशन में चला जाएगा। अगर नेगेटिव में लीनियर रीजन से बाहर है तो आउटपुट आपका नेगेटिव सैचुरेशन में चला जाएगा। तो ये आपका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रैक्टिकल ऑप एम्प है। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 4। थैंक यू।